Hello, good evening everybody. Myself KS Sakya, IIT GATE CSIR NET, All India Rank 40. You are once again most welcome in our channel Chemical Group. Dear students, if you are preparing for the CSIR NET, IIT GATE, PIFR, IIT JAM, Geoscientists and etc. So we continue on our channel Chemical Group. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं अभी ऑर्गेनोमेटिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट करवा रहा था, जिसमें से चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया, जिसके कुछ लगभग 7 पार्ट मैंने कंप्लीट किए हैं, तो उसको अगर नहीं देखा देख लीजिएगा। अभी ये चल रहा है कि चैप्टर 2, और हाँ स्पेशली CSIR नेट और JRF IIT गेट की प्रिपरेशन यहाँ पर होती है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है वही अदर एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं। जो हमने बताया TIFR हुआ है ना, IIT JAM की करना है ना, जियो साइंटिस्ट है, इसमें आता है। तो मैं बात करता हूँ, आज टॉपिक मैंने लिया है मेटल कार्बोनिल्स एंड द क्लस्टर्स, चैप्टर नंबर 2 है ये, और इसमें हम बात करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द मेटल कार्बोनिल्स। वैसे अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर पढ़ना चाहेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक कंप्लीट अलग से बुक आती है, जिसमें सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी गिवन है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी है, विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो सारी उसमें दे रखी है, ठीक है। बट आपको यहाँ मेटल कार्बोनिल्स में जो ब्रीफ में थोड़ी सी बताऊंगा, ठीक है, बट आप लोग ये समझ सकते हैं। तो IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली जो है ना, यहाँ पर हम बात करेंगे IR का मतलब यहाँ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ जो मेटल कार्बोनिल्स की मैं बात कर रहा हूँ, CO है ना, तो इसमें जो है इसकी बात कर रहा हूँ मेटल कार्बोनिल्स की, इस तरह से। अब देख लेंगे कि इस कंडीशन में यहाँ पर ये दो बॉन्ड बन जाते हैं, इस तरह से ग्लोन पे दिखा सकते हैं इसको। अब एक चीज देखो, यहाँ मेटल कार्बोनिल्स में जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। इसका एक फार्मूला होता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, और स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी है इससे आप समझना कि जो क्वेश्चन है 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही जाएंगे, देखना ध्यान से। स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी है ये न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2πc और √k/μ पर सेंटीमीटर। ये फार्मूला आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगा। तो 1 मिनट में चेक कर लूँ, वीडियो कंप्लीटली बन रहा है, यस बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ थोड़ा सा ये ऊपर हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो मैंने कहा है कि यहाँ पर ये फार्मूला आप देखना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वाला याद रखना। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करती है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं इसी फार्मूले से, ठीक है। तो क्योंकि देखो केमिस्ट्री में अगर आपको नेट या JRF क्वालिफाइड करना है तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारा सिलेबस पढ़ते रहेंगे। उसमें ये देखना पड़ता है कि मुझे कौन से पॉइंट्स को कैच करना होता है। तो जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं ना इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने कैच किया है, उन्हीं पे फोकस करना होता है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पढ़ने को बहुत सारा है, कितना पढ़ोगे, ठीक है। इतना अगर ऐसे मान लो कि एक तरह से उसका इतना ज़्यादा सिलेबस है कि अगर 2-3 साल पढ़ोगे ना तब कवर अप कर पाओगे। CSIR नेट का सिलेबस इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो हम उन्हीं पॉइंट्स को कवर अप करते हैं जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। न्यू इक्वल टू 1/2πc k/μ। यहाँ पर देखो के क्या है, न्यू ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, और के क्या है, के यहाँ पर होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। के जो है दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब बॉन्ड कितनी मजबूती से बना हुआ है, और म्यू यहाँ पर क्या होता है, रिड्यूस्ड मास होता है। म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास क्या होता है, रिड्यूस्ड मास का मतलब जैसे कि 2 एटम है ना, एक ये एटम है, इनका रिड्यूस्ड मास क्या आएगा। तो रिड्यूस्ड मास वैसे तो इसका फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू, आपको बता दें, m1 प्लस m2, ठीक है। चाहो तो इसको भी याद रख लेना, कहीं कम पड़ जाता है रिड्यूस्ड मास का। तो ये हमने ब्रीफ में बताया कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी केमिकल बॉन्ड है, तो केमिकल बॉन्ड जो बना हुआ है वो बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्ट्रेचिंग, कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज हैं जिनकी वैल्यू आप याद कर लेना, ठीक है।
वैसे तो याद करना ही मैं आपको सही राय दूंगा, क्योंकि वैसे तो आप क्या करोगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर याद नहीं होगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुछ चीजें तो आप बता दें कि नेट वगैरह में रटना भी पड़ता है, तो सीधी बात है। तो जैसे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ से स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है ये, ठीक है, न्यू, मैं ये न्यू CO की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी किस किस की दे रहा हूँ, जैसे अगर आपका CO पॉजिटिव स्टेट में है ना, CO पॉजिटिव है, तो इसकी होती है 2184, ठीक है, पर सेंटीमीटर। बस याद रखना स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है, CO पॉजिटिव अगर है तो 2184। अगर आपका CO कैसा है, फ्री स्टेट में है, ठीक है, फ्री स्टेट में CO है तो उसकी होती है 2143 पर सेंटीमीटर। अगर हम इसकी बात करें कि ये हमारा सिंपल है, CO कैसा है, टर्मिनल पोजीशन पर है, टर्मिनल, अगर CO हमारा टर्मिनल पोजीशन पर है तो इसकी एक रेंज बन जाती है, ये हो जाती है 2120 से लेकर के 1850 तक, ये एक रेंज में आ जाती है। इतनी इस बीच की अगर रेंज दे रखी है ना, तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आपका CO होगा। पूछा जाता है कि CO जो है टर्मिनल पोजीशन पर है कि ब्रिजिंग पोजीशन पर है, ब्रिजिंग में भी μ2 है, μ3 है, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर CO आपका μ2 पोजीशन पर है, μ2 का मतलब है कि ब्रिजिंग पोजीशन पर है, वो भी μ2, अभी मैं बताता हूँ μ2 का मतलब क्या है। 1850 है ना, 1815 से लेकर के 1750 पर सेंटीमीटर, ये स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इसकी होगी। अगर CO आपका कैसा है, μ3 की पोजीशन पर है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1730 से लेकर के 1630, 1730 से 1630। तो इसको आप ऐसे याद कर लेना, ये हमने ऑर्डर दे दिया, नंबरिंग चाहो तो डाल दो इसको, 1 2 3 4। ये वाली अगर याद कर लोगे ना, देखना बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। देखो सीधी हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, देखो 21 से 84, 21 से 43 और 21 से 20 से 1850, 1850 से 1750, 1730 से 1630, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये आपका मैंने राइट कर दिया है। तो इसको याद करोगे, और इधर CO पॉजिटिव, CO फ्री स्टेट में, CO टर्मिनल, μ2 और μ3। ये μ2 μ3 वैसे तो आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। μ2 मींस यहाँ पर ब्रिजिंग पोजीशन है, जैसे कोई मेटल है और कोई सॉरी अगर CO है, CO है ना, CO के साथ दो मेटल लगे हुए, क्या लगे हुए, दो मेटल, CO के साथ अगर दो मेटल लगे हुए, 2 मेटल, तो ये क्या हो गया, μ2 ब्रिजिंग पोजीशन पर है, μ2। इसी तरह अगर CO के साथ 3 मेटल लगे हुए हैं तो μ3 ब्रिजिंग पोजीशन पर होता है, ठीक है। अब देखो मैं बात कर लेता हूं, इसके बाद ये इतना स्क्रीनशॉट वगैरह इसका आप लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर हम थोड़ी सी बात एक और कर लेते हैं। IR बैंड है ना, IR बैंड की बात करते हैं। IR बैंड जैसे आपने देखा हुआ ना, नंबर ऑफ सिग्नल्स आते थे, है ना, H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स आते थे, इसी तरह C13 NMR में नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालते थे। इसी तरह से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम IR बैंड निकालते हैं ना, जो कि पर सेंटीमीटर में आते हैं। IR बैंड का कभी मॉलिक्यूल पूछे जाए तो IR बैंड के लिए एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, एक बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ। IR बैंड का मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में स्टार बना के पॉइंट में लिखना चाहो तो लिख दो कि if a molecule has C2V और CS पॉइंट ग्रुप, CS पॉइंट ग्रुप है ना, CS पॉइंट ग्रुप है, इसको हम सिमेट्री भी कह सकते हैं। If a molecule has C2V और CS point group, then number of IR bands are equal to number of CO। तो क्या समझे, इस बात को ध्यान रखना। अगर किसी मॉलिक्यूल में मैंने कहा है कि C2V पॉइंट ग्रुप है या फिर CS पॉइंट ग्रुप है, तो उसमें नंबर ऑफ IR बॉन्ड अगर आपसे पूछे जाएं
तो नंबर ऑफ IR बॉन्ड्स क्या होंगे, नंबर ऑफ जो IR बॉन्ड की हम बात करेंगे तो जो नंबर ऑफ IR बॉन्ड होंगे वो इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ CO के, जितने CO प्रेजेंट होंगे उतने ही IR बैंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर C2B और CS पॉइंट ग्रुप है मॉलिक्यूल का, तो जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं तो देखना ध्यान से, हमने यहां से लिया है M और मैंने एक इसके साथ लगा दिया CP और एक यहाँ पर R ले लिया है और इसके अलावा एक ये हमने लगा दिया CO, ठीक है, और एक और हमने CO लगा दिया इस तरह से। देखो ध्यान से, ये मॉलिक्यूल एक टाइप का टेट्राहेड्रल टाइप का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर इसमें पॉइंट ग्रुप क्या है बताओ। अच्छा पहले तो पॉइंट ग्रुप आपको पता है कि नहीं पता है, ग्रुप थ्योरी आप पढ़ना, तो ग्रुप थ्योरी में पॉइंट ग्रुप सिमेट्रीज मिलेंगी है ना, तो C2B होता है, C3B है, D3H है, D2H है, तो बहुत सारी इसमें सिमेट्री है। बट मैं यहाँ पर ग्रुप थ्योरी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट थोड़ा ब्रीफ में दे देता हूँ जो इसमें आया है। C2B और CS पॉइंट ग्रुप क्या होता है, पॉइंट ग्रुप का मतलब ये कह सकते हैं कि सिमेट्रीज का एक कलेक्शन होता है, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में। और अब जैसे C2B पॉइंट ग्रुप निकालना है तो C2B पॉइंट ग्रुप का मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होगा कि अगर उसके अंदर C2B कैसे प्रेजेंट होगी, हम कैसे कहेंगे किसी मॉलिक्यूल में C2B प्रेजेंट है, तो हम इसको प्रैक्टिकली आपको करके थोड़ा दिखा देते हैं। ये देखो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में मुझे चेक करना है कि C2B है नहीं है, तो देख लेते हैं। ये हमने जो मान लिया है एक, ये तो हमने मान लिया CP है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, CP है, और ये 2 CO है। और अब देखो ये CP और CO एक प्लेन में है, तो एक बात सोचो ना, यहाँ से एक सिग्मा डल जाएगा, सिग्मा, यहाँ से एक सिग्मा डल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 1 सिग्मा प्रेजेंट है। सिग्मा के साथ साथ एक सिग्मा प्रेजेंट होने के साथ साथ और क्या है, इसमें C2 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, C2। तो एक तो आपका सिग्मा हमने यहाँ से डाल दिया, सिग्मा का मतलब एक प्लेन होता है, एक प्लेन जिसमें से पास हो जाए। और C2 क्या होता है, C2 का मतलब है कि हम उसको जब रोटेट करें तो रोटेट कितना करेंगे 180 डिग्री, मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करने पर क्या हो जाए, 180 डिग्री रोटेट करने पर मॉलिक्यूल एज इज इट आ जाए, तो वो आपकी C2 होती है ना, C2, तो C2 प्रिंसिपल एक्सिस होती है। देखते हैं इसमें C2 है या नहीं है। तो हमने सिग्मा तो मान लो यहाँ से डाल दिया, एक प्लेन डाल दिया सिग्मा, एक प्लेन केवल डल रहा है और कहीं से कोई प्लेन नहीं डल रहा। देखो कहीं से भी लगाने की कोशिश करो तो प्लेन बन नहीं रहा है, यहाँ से एक सिग्मा डल रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको चलो मैंने यहाँ से इसी प्लेन के अकॉर्डिंग मैंने इसको रोटेट किया, यहाँ से मैंने एक एक्सेस डाल दी, रोटेट किया, तो अब देखो क्या मॉलिक्यूल वही आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। ये आपका देखो CP ग्रुप ऊपर था नीचे चला गया, मतलब इसमें कोई हमारी C2 नहीं है। और C3 का मतलब हम रोटेट करते 120 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी डिग्री पर, 120 डिग्री रोटेट करने पर सेम अगर ज्योमेट्री मिल जाए तो हम कहेंगे उसमें C3 प्रेजेंट है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ना तो C2 है ना C3 है, केवल एक चीज में मुझे दिखाई दे रही है, क्या है, इसमें एक सिग्मा प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, ठीक है, अभी हमने देखा इस मॉलिक्यूल्स में केवल और केवल आप देखेंगे कि एक सिग्मा प्रेजेंट है। सिग्मा का मतलब होता है एक प्लेन प्रेजेंट होता है ना। अच्छा प्लेन क्या होता है, प्लेन का मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे जब किसी मॉलिक्यूल को हम अगर कहीं से प्लेन पास कर देंगे तो प्लेन में मॉलिक्यूल रिफ्लेक्ट करेगा दोनों तरफ एक जैसा। जैसे यहाँ देखना, हमने अगर यहाँ से प्लेन डाला, इस मॉलिक्यूल यहाँ से कट कर दें, अगर यहाँ से देखो इसको अगर यहाँ से कट कर दें तो दोनों तरफ इक्वल पार्ट होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम कहेंगे यहाँ से प्लेन पास हो गया। अब देखो तो हम कहेंगे इसमें केवल और केवल क्या है, CS, इसमें CS, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, CS हो गया। इस मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप हो गया हम कहेंगे CS। और CS हमने कहा दो चीजें हैं, C2B और CS अगर पॉइंट ग्रुप किसी मॉलिक्यूल का है, मॉलिक्यूल का मतलब सिंपल सा हमने कहा था CS पॉइंट ग्रुप तब होता है जब उसमें केवल एक मॉलिक्यूलर प्लेन होता है, तो उस केस में नंबर ऑफ CO इक्वल टू नंबर ऑफ IR बैंड। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ IR बैंड होंगे, नंबर ऑफ IR बैंड इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं समझाने के लिए। सपोज दैट हमने लिया है M और इसके साथ एक हमने ये कंडीशन ले ली, ये ले लिया CO और एक हमने यहाँ से CO ले लिया,
यहाँ चलो हमने कुछ और चेंज करके लिगेंड ले लिया, एक दूसरा लिगेंड ले लिया। ये मॉलिक्यूल पहली बात तो आपको ज्योमेट्री इसकी दिखाई दे रही होगी, कैसी है बोलो, कैसी ज्योमेट्री है इसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके गुड। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इसकी है। अब हमने क्या किया, इसमें से देखना मुझे ये है कि क्या इसमें C2 भी है, बेटा C2 भी और CS पॉइंट चेक कर लो, ठीक है। तो पहले C2 भी चेक कर लो, C2 भी नहीं होगा तो CS पॉइंट ग्रुप होगा। इस मॉलिक्यूल को मैं डायग्राम लेता हूं, मैंने जिस तरह से बनाया, देखो ये डायग्राम मेरे पास है। यहाँ से सबसे पहले ये 2 CO है, बैक साइड वाले ये CO हमने ये वाले दोनों मान लिए, फ्रंट में ये L की जगह आपने लिगेंड मान लिया, एक ऊपर एक नीचे है। चेक करना C2 भी है कि नहीं है। C2 के लिए कंडीशन क्या है, तो सिग्मा होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए। सिग्मा के अलावा एक क्या होना चाहिए, इसके अंदर प्लेन होना चाहिए। एक तो आपका सिग्मा, एक C2 होना चाहिए, C2 है ना, सिग्मा मतलब प्लेन हो गया, C2 मीन्स उसकी C2 एक्सेस होनी चाहिए। अब देख लेते हैं, तो प्लेन जब इसमें मैं पास कर रहा हूँ तो प्लेन तो ये ठीक है, यहाँ से पास कर दो। देखो यहाँ से अगर मैं पास करूंगा प्लेन तो दोनों चीजें देखो इधर उधर दोनों साइड में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो यहाँ से प्लेन पास कर सकते हैं। अब मुझे देखना है कि सिग्मा सॉरी C2 के लिए क्या करेंगे, हम एक एक्सिस डालते हैं। चलो हमने यहाँ से एक्सिस डाल दिया और यहाँ से हमने एक्सिस डाला, तो ध्यान से देखना एक्सिस हमने कहाँ से डाली, सामने से सीधा सीधा एक्सिस डाल दी। एक्सिस को डालने पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल को मैं 180 डिग्री रोटेट करूंगा। C2 का मतलब यही हुआ कि मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करने पर अगर मॉलिक्यूल एज इट इज रहता है तो हम कहेंगे इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट है। तो अभी मॉलिक्यूल की आप एक्चुअल पोजीशन समझ लो, इसके बाद मैं 180 डिग्री इसमें रोटेट करने वाला हूँ, उसके बाद बताना क्या कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो देखो 2 यहाँ पर CO है, एक ऊपर CO एक नीचे CO, यहाँ पर एक लिगेंड है। 180 डिग्री रोटेट करने का मीन्स क्या हुआ, 180 डिग्री रोटेशन मीन्स ये हुआ कि ये वाला जो CO है वो नीचे जाएगा, ये वाला CO ऊपर आएगा। चलिए मैं रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने यहाँ से रोटेट किया 180 डिग्री। बताइए क्या कोई चेंज आया 180 डिग्री रोटेट करने के बाद, जो CO यहाँ था वो यहीं रहा, जो वाला ऊपर था देखो एक CO यहाँ था, एक CO यहाँ था, यहाँ पर ये आपका लिगेंड था, कोई चेंज नहीं आया मॉलिक्यूल में। इसका मतलब है इसके अंदर C2 प्रेजेंट है, इसके अंदर सिग्मा प्रेजेंट है, और आइडेंटिटी तो सभी मॉलिक्यूल में होती ही है। इट मीन्स क्या हो गया, दिस मॉलिक्यूल हैव द C2b पॉइंट ग्रुप। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं C2b पॉइंट ग्रुप कितने इसके IR बैंड हो जाएंगे, पॉइंट ग्रुप कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, पॉइंट ग्रुप जो है पॉइंट ग्रुप है C2b। तो हम देयरफॉर क्या देंगे, नंबर ऑफ IR बैंड, नंबर ऑफ IR बैंड है ना, IR बैंड इक्वल टू कितने आ जाएंगे इसके अंदर 1 2 3 4। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने कर लिया पॉइंट ग्रुप निकाल दिया तो सीधा सीधा हो जाएगा, वरना फिर आप इसमें ढूंढते रह जाएंगे। क्योंकि इसमें एक दो एग्जाम्पल मैं अभी और कराता हूँ जहाँ थोड़ा कंफ्यूजन भी कभी कभी क्रिएट हो जाता है, तो ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है। कुछ एक मॉलिक्यूल्स में अभी बताता हूँ आपको। हाँ देखो, इसके अलावा एक दो मॉलिक्यूल और भी हैं जो मैं ले रहा हूँ। हाँ ठीक, ये नोट करते जाना साथ साथ में। अच्छा एक बात सोचो, चलो मैंने ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया NiCO, ये हमने CO लगा दिया। इस केस में जो है अभी इसमें कितना होंगे IR बैंड बताओ, इसमें जो IR बैंड होंगे ना टोटल मिला के 1 IR बैंड होगा। ऐसा क्यों, ड्यू टू द हाई सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल कंप्लीटली सिमेट्रिकल है या जस्ट अबाउट टू सिमेट्रिकल, तो उसमें IR बैंड कैसा होता है, केवल 1 होता है। तो इसमें हम कहेंगे जो नंबर ऑफ IR बैंड होंगे, नंबर ऑफ IR बैंड इक्वल टू 1। क्यों, ड्यू टू द हाई सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, लिख देंगे ड्यू टू हाई सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, हाई सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की हाई सिमेट्री है। ऐसा ही केस एक और बन जाता है हाई सिमेट्री वाला, जैसे आपको मेटल लगा दिया हमने और यहाँ से देखा हमने ये लगा दिया हमने, यहाँ से CO और ये CO। आप देखो ये मॉलिक्यूल हो गया ना सिमेट्रिकल। अगर मैं कहीं एक जगह चेंज भी कर देता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलो मैंने यहाँ पर कोई लिगेंड लगा दिया, L लगा दिया, इसके बाद भी मॉलिक्यूल क्या है, हाईली सिमेट्रिकल ही माना जाएगा। ध्यान रखना, अगर मैं 2 जगह चेंज कर देता तो इसमें चेंजमेंट हो जाता, C2 लग जाती, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये भी आपका हाईली सिमेट्रिकल है। तो नंबर ऑफ इसमें जो IR बैंड होंगे
IR बैंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आएगा। ध्यान रखना दिस इज ड्यू टू द हाई सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। हाँ हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही C2B और CS समझने में, इसके लिए ग्रुप थ्योरी का लेक्चर जो है आप देखना, मैंने बनाया हुआ है ग्रुप थ्योरी लेक्चर, उसको देखना, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा काम करना और भी बाकी है। तो ये इस तरह से आप इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। और ये दो एक्सेप्शनल टाइप के मॉलिक्यूल थे, इसको भी आप क्या करेंगे याद रख लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, इसके बाद में अभी आगे बताता हूँ। देखो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि चार्ज ये फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियो मींस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी, सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की अगर हम बात करें, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मान लो ये कोई मेटल और मेटल के साथ ये लगा हुआ है सीओ, ठीक है, और यहां पर सीओ लगा देते, यहां पर कोई लिगेंड लगा हुआ है, तो ये लिगेंड कोई लगा हुआ है, ये लिगेंड इस सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे अफेक्ट करता है वो चीज समझने का प्रयास करते हैं। तो वही हमने कहा फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीओ। देखो पहली बात है चार्ज ऑन द मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, सेंट्रल मेटल एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ध्यान रखना कि नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक पाई बॉन्डिंग। बैक पाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हम पिछले पार्ट 1 में बता चुके, तो उसको देख लेना। तो बैक पाई बॉन्डिंग होती है, अब जो बैक पाई बॉन्डिंग होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू सीओ, यानी न्यू सीओ मतलब जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीओ। एक बात सोचो, बैक पाई बॉन्डिंग डिपेंड करती है, अगर कोई यहाँ पर जो लिगेंड लगा हुआ है ना, लिगेंड, ये लिगेंड कैसा है, ये लिगेंड आपका ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, कैसा हो ये, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर टाइप का लिगेंड लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर बढ़ाएगा, और मेटल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये सीओ क्या था, सीओ के पास यहाँ पर एक ल्यूमो था और ये ल्यूमो था, और इसके पास एक सीओ के पास क्या था, ये होमो था, ये दो इलेक्ट्रॉन थे होमो के, तो इसका होमो ने इलेक्ट्रॉन इस मेटल को दिया था, तो यहाँ से तो बॉन्डिंग बनी थी मेटल की, मेटल इसकी कार्बोनिल ग्रुप की बॉन्डिंग बनी थी मेटल के साथ। मेटल का जो होमो था, ये मेटल का जो लूमो है, ये किसमें इलेक्ट्रॉन आए, ये मेटल का ल्यूमो है ना, कहाँ पर ल्यूमो है, ये वाला है, ये मेटल का क्या है, ल्यूमो है, और ये मेटल का होमो है, ये क्या है, मेटल का होमो। तो मेटल के ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके ल्यूमो से होमो से, अब जैसे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो इसके होमो से यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो ये बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। मींस अगर कोई सिग्मा डोनर ग्रुप लगा हुआ, मतलब यहाँ पर मेटल से, और इसकी ट्रांसपोजिशन पर ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना ट्रांसपोजिशन पर, इसके सामने यहाँ पर कोई अगर ऐसा लिगेंड लगा हुआ है जो मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मेटल और कार्बन की बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और जब मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी यानी बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी मेटल कार्बन की, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, लेकिन जब ये वाला बॉन्ड एमसी बॉन्ड हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग होगा, तो सीओ वाला बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, और सीओ वाला बॉन्ड जब वीक होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी हमने बताया था कि ये डिपेंड करता है बॉन्ड के ऊपर, कि अगर जो है ना बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी सीओ की, तो बॉन्ड कैसा हो रहा है, वीक हो रहा है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वीक होगी। वही मैंने यहाँ पर बताया है, देखो कि प्रेजेंस ऑफ अगर चार्ज नेगेटिव चार्ज मेटल पर ज्यादा, मान लो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो बैकपाई बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, और बैकपाई बॉन्डिंग बढ़ जाएगी तो उसके कारण क्या होगा कि उसकी मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो सीओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, और जब सीओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ये एक्चुअली होता है कि आपको थोड़ा सा बता दें, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, जब क्या होता है यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो ये वाला बॉन्ड एक ब्रेक डाउन हो जाता है, तो डबल से एक सिंगल, ट्रिपल से डबल में आ जाता है, और ट्रिपल से डबल में जब आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई ना, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। तो ये इसका यहाँ पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखना। अब देखो तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मेटल पर किसी भी तरह अगर
नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो बैक पाई बॉन्डिंग बढ़ती है, और बैक पाई बॉन्डिंग बढ़ती है तो CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, कम होती है, ध्यान रखना। तो वही मैंने बताया है कि बैक पाई बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और इस वर्ड को तो याद ही रखना कि बैक पाई बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द CO। अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ अदर लिगेंड। अगर दूसरा कोई लिगेंड प्रेजेंट है, लिगेंड कैसा हो सकता है, दूसरा लिगेंड सिग्मा डोनर हो सकता है, अभी हमने बताया। अगर सिग्मा डोनर होगा तो इलेक्ट्रॉन इसको क्या होगा, देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो बैक पाई बॉन्डिंग बढ़ेगी, बैक पाई बॉन्डिंग बढ़ेगी तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, किसकी, CO की। अगर मान लो सपोज दैट यहां पर अदर लिगेंड मान लो पाई एक्सेप्टर है, क्या है, दूसरा लिगेंड जो है वो पाई एक्सेप्टर है, और पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो उस केस में क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इसके क्या करेगा, लेने की कोशिश करेगा। मीन्स इस तरह समझ लो कि पाई एक्सेप्टर अगर लिगेंड है तो इसके जो होमो था, इसका ये होमो है और इसका ये लूमो है, और यहाँ पर इसके साथ ये आपका बना हुआ है C और ट्रिपल बॉन्ड के साथ, इसका क्या था, इसका ये है होमो, नहीं इसका ये लूमो था, इसका ये था होमो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए, और अब देखो समझ लेना बात में, इसका ये क्या है, कार्बन का ये लूमो है। कोई जो लिगेंड लगा हुआ, मान लिया ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। पाई एक्सेप्टर का मतलब ये होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि जो इसके ये इसका लूमो नहीं है, ये इसका होमो है, इसके होमो के इलेक्ट्रॉन्स को, ये क्या है, इसका लूमो, मेटल का लूमो है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ये लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और अभी ये क्या कर रहा है, ये जो है ये लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगा हुआ है लिगेंड, और एक्सेप्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे इथाइलिन ग्रुप अच्छा एक्सेप्टर होता है, CN ग्रुप एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्टर अगर लगे हुए हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड को लेते हैं, अब क्या करेगा, सुनना बात, इसने क्या किया था, बैक पाई बॉन्डिंग यहाँ बन रही थी, किसके कारण, इसके होमो ने, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने इलेक्ट्रॉन दिया था किसको, ल्यूमो को, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया था, इसके कारण क्या बन रही थी, बैक पाई बॉन्डिंग। लेकिन अब इधर लेने वाले दूसरे तैयार बैठे हैं, जब इधर दूसरे तैयार बैठे हुए लेने वाले, तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन उधर ना जाकर के क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उधर ना जाकर के इलेक्ट्रॉन इधर आने लगा, इलेक्ट्रॉन यही कि यहाँ पर एक इधर से इधर भी तो लूमो प्रेजेंट है, अपने ये इलेक्ट्रॉन लूमो में एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पर एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था पहले से, तो यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ था, पहले से बना हुआ था, ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा कि नहीं होगा, बोलो, ये बॉन्ड होगा वीक, और ये वाला बॉन्ड इधर वाला बनने लगा, इसका मतलब है कि ये वाला, तो अब जो है मैंने देखा कि यहाँ पर ये क्या है, ये मेटल का आपको होमो है, और ये जो है कार्बन का ल्यूमो है, ठीक है, ये कार्बन का होमो है, ठीक है, CO का, ये इसका ल्यूमो है। तो हमने कहा है कि यहाँ पर ये एक्सेप्टर लगा दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है। जब मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखना कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें अक्सर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाता है। तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए आप आराम से। ओके स्टूडेंट्स, फिर एक्चुअली गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और वीडियो भी लेंदी हो रहा है, तो मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, यहीं पर रखता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है ना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मैं कराऊंगा इस चैप्टर के, सारे क्वेश्चंस जो CSIR नेट में 2011 से लेकर के अभी तक पूछे गए और IIT गेट में पूछे गए, ये सारे क्वेश्चंस मैं एक एक करके कराऊंगा, पहले चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। तो कॉन्सेप्ट को समझना, तो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ठीक है। और कंटिन्यू बने रहिए अपने चैनल के साथ, और लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।